हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 2। कल हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे सेल के, और आज हम सेल स्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा सेल डिवीजन हो गया, उस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं और ये केवल आपके टेस्ट पर्पस के लिए है, आपके रिवीजन पर्पस के लिए, जिसमें काफी सारे पीवाईक्यूज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिससे आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो सके बायोलॉजी की सीरीज का। तो आपको यहाँ पे 10 टेस्ट मिलेंगे, 10 टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और ये आपका सेकेंड नंबर का टेस्ट है जहां पर आपको सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सभी लोगों को ट्राई करना है इन क्वेश्चंस के आंसर करने का, और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्कशन करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक बातें मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को अबाउट द सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? तो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट पाए जाते हैं कि सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सेल के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी भी है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी हैं। ये सभी चीजें आपके सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस टेस्ट नंबर 1 में आपके साथ डिस्कशन किया था कि हमारे जो सेल हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल, अलग अलग प्रकार की सेल पाई जाती हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीजें जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं या कॉमन है, उस पे हम पहले छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। सबसे पहले होती है सेल वॉल। आउटर लेयर जो होती है सेल की, वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल पाई जाती है केवल और केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल जनरली सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? ये सेलुलोज से बनी होती है आपकी सेल वॉल। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। सेल के अंदर पाया जाता है एक लिक्विड, और इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम? साइटोप्लाज्म। और ये आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। फिर यहाँ पर एक सेंटर होता है, जैसे कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो आपका सीपीयू है। सिमिलर यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है आपके सेल का, वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कराता है, जिसके कारण जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बना पाते हैं, खाना बना पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत इन लार्ज साइज में होते हैं प्लांट सेल में, और स्मॉल साइज में या बहुत कम क्वांटिटी में आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस एंड एंजाइम देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा एक और टर्म आपको बार बार सुनने को मिलता है, विच इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब आपकी जो कोशिका है उसका टूटना। सेल का टूटना ही सेल डिवीजन है। तो सेल डिवीजन दो प्रकार के जनरली होते हैं, एक माइटोसिस होता है और एक आपका मियोसिस होता है। ठीक है, तो माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस में कोई भी एक सेल होती है, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम में पाया जाता है आपका डीएनए, और यही डीएनए जो होता है इसमें जीन्स होते हैं, और यही जीन्स जो है वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, मतलब माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पेरेंट से मैच खाती हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस का जब डिवीजन हो जाता है और न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर आपको दो सेल देखने को मिलती है, इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल के बाद ये हो गई आपकी डॉटर, ये हो गई आपकी डॉटर सेल। तो पेरेंट सेल का डॉटर सेल में डिवाइड होना ही आपका क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। अब माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल पे होते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होते हैं। तो हमें पता है कि क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। तो 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे, तो 46 क्रोमोसोम ही आपको डॉटर सेल में देखने को मिलते हैं, मतलब एग्जैक्ट रिप्लिका, जैसा पेरेंट वैसा बच्चा, तो एग्जैक्ट रिप्लिका आपको देखने को मिलती है माइटोसिस में। जनरली जैसे कि हमारे डेड टिश्यूज का मरना, नए टिश्यूज का बनना, हमें कोई इंजरी हो जाती है तो नई सेल का बनना, ये सारे कार्यक्रम आपके माइटोसिस से होते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारे शरीर में जो प्रोसेस होती है, सेल का मरना, नई सेल का बनना, हमारे हेयर्स का ग्रोथ होना, हमारे बॉडी का ग्रोथ होना, ठीक है, ये सारी चीजें आपके माइटोसिस में कहलाती हैं।
इसके अलावा एक और सेल डिवीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस पे क्या होता है, जो पेरेंट सेल जब डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम थे, जब डिवाइड हुए तो 46 और 46 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए। ये आपका माइटोसिस है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है वो पेरेंट सेल के जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में। डॉटर सेल में आपको हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 46 थे, जब डॉटर सेल बनी तो 23 आपको क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। जनरली इस तरीके का जो डिवीजन होता है वो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जैसे कि ओवम है, स्पर्म है, उसमें आपको मियोसिस देखने को मिलता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम मेल से 23 क्रोमोसोम फीमेल से मिलते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि स्पर्म और एग जब आपस में मिलता है तभी तो एक बच्चे का जन्म होता है ना। तो 23 मेल से आते हैं, 23 फीमेल से आते हैं। तो यहाँ पे अपने आप ही 43 तो हो जाएंगे, अपने आप ही 46 तो हो जाएंगे मिलने के बाद। इस प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। जनरली हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनमें मियोसिस देखने को मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। चलिए अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, सभी लोगों को आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, which of the following is responsible for transfer of hereditary characteristics from the parents to the offspring? तो पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जीन्स। क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन्स पाए जाते हैं डीएनए में। ठीक है, और इन्हीं जीन्स की स्टडी को करना ही हम कहते हैं जीनोम। जीनोम, ठीक है, जीन्स की स्टडी करना ही जीनोम कहलाता है। जान इतनी चीजें। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल दैट इज नॉट देयर इन अ एनिमल सेल। इनमें से कौन सी चीज है जो प्लांट सेल में तो है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है? तो हमने दो चीजें देखी थी, एक है सेल वॉल और दूसरा होता है आपका प्लास्टिड। तो प्लास्टिड आपको देखने को मिलता है केवल और केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। सिमिलर सेल वॉल भी केवल और केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, इट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में होता है, जो कि फूड को स्टोर करता है और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। राइबोसोम आर फॉर्म्ड ऑफ। तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। राइबोसोम किससे बना होता है? तो राइबोसोम में आरएनए होता है और आरएनए के साथ साथ प्रोटीन पाया जाता है। तो आरएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू राइबोसोम। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज द कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम ऑर्गेनल इज कॉल्ड द राइबोसोमल आरएनए। चलिए नेक्स्ट है, which cell theory proved that quasi-fluid nature of lipid enable lateral movement of protein within the overall bilayer? तो यहाँ पे वो कौन सी थ्योरी है जिसमें बताया गया जो लिपिड होता है? लिपिड को अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो लिपिड को हम बोलते हैं लिक्विड फैट। क्या बोलते हैं लिपिड को? लिपिड को हम लिक्विड फैट के नाम से जानते हैं। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से ही तो बनी होती है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन प्लस लिपिड से ही तो बनी है। इसमें वो कौन सी थ्योरी है जो बताता है कि जो लिपिड है वो क्वासी फ्लूइड है, जो कि कई सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को अपने साथ डिफरेंट डिफरेंट लेयर में कैरी करने का काम करता है। तो इस थ्योरी का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस मॉडल को किसने दिया था? इस मॉडल को 1972 में प्रपोज किया गया था, 1972 में प्रपोज किया गया था। किसने किया था? एस जे सिंगर एंड जी एल निकोलसन ने इस मॉडल को एक्सप्लेन करने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड रोडोल्फ वर्चॉ? रोडोल्फ वर्चॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, जिन्होंने डिस्कवरी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी का फॉर्मेशन किया है इन द साइटोलॉजी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम और ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, यू कैन चेक। ओके, पीवाईक्यू जब आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इन विच ईयर डिड रोडोल्फ वर्चॉ पब्लिश एन ऐसे टाइटल सेलुलर पैथोलॉजी? सेलुलर पैथोलॉजी एक इन्होंने ऐसे पब्लिश किया था रोडोल्फ वर्चॉ ने। पूछा जा रहा है कब, किस साल इसे पब्लिश किया गया था? आंसर हो जाएगा 1855, 1885 में, सॉरी 1855 में, 1855 में। रुडोल्फ वर्चॉ की एक थ्योरी थी जिसे हम बोलते हैं ओमिनस सेलुआ ई सेलुलर, मतलब
एक सेल से ही दूसरी सेल का फॉर्मेशन होता है। ये थ्योरी किसकी है? रुडोल्फ वर्चॉ की थ्योरी है। फर्दर डिस्कशन करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट है। अपडेट ये है कि मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, जो आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, आप एक एक टॉपिक को स्टडी कीजिए और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज से टेस्ट को लगा सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको 19 टेस्ट बायोलॉजी के अवेलेबल है विद डिटेल सॉल्यूशन। ये आपको 19 टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जितने भी बायो में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक एक टॉपिक को स्टडी कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर उसके टेस्ट को भी लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज कहाँ पर मिलेगी और पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के आपको साइंस के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के पीवाईक्यू कहाँ पर मिलेंगे? तो ये सारी चीजें अवेलेबल है कहाँ पर? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को और पीवाईक्यूज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जान इतनी चीजें। चलिए, और सेशन पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके है जी, और लाइक बटन पे तो क्लिक करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन 1879 who observed cell division in the salamander? ये सैलमेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके एम्ब्रॉय में पहली बार सेल डिवीजन किसने देखा था और कहा था कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद सेल डिवीजन होता है? तो ये थ्योरी किसकी थी? ये थ्योरी थी वॉल्टर फ्लेमिंग की। किसकी थ्योरी है ये? वॉल्टर फ्लेमिंग की थ्योरी है। द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइटोसिस इन डिटेल वाज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग। इन्होंने इस बात की डिस्कवरी की थी और कहा था कि यहाँ पर सेल जो है वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड होते हैं। तो इन्हें फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहा जाता है। आइडेंटिफाई द सेल दैट इज अ एमोबाइट इन शेप। तो एक सेल है जो कि अमीबा की शेप की है। अमीबा की शेप की सेल कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारी व्हाइट ब्लड सेल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि वायरस है या दूसरे जो पैथोजेंस है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम, हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? व्हाइट ब्लड सेल होती है। सिंपल सी बात है। अब अमीबा क्या करता है? कुछ इस तरीके से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है और ये सूडोपोडिया आपको देखने को मिलता है, जिससे वो जो भी अपना शिकार है उसको, शिकार को खाने का काम करता है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे ये आपके डब्ल्यूबीसी की अमीबा शेप का ही स्ट्रक्चर होता है, एक सूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर है। और कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम डब्ल्यूबीसी करती है। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता ही है, लेकिन इसके 5 टाइप्स हमको मिलेंगे। मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। ये सभी आपके टाइप देखने को मिलते हैं व्हाइट ब्लड सेल के। ओके है जी। चलिए, नेक्स्ट है, इन सेल बायोलॉजी व्हाट इज द लार्ज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल? हमारे शरीर में जो सेल है, सेल में जो ऑर्गेनल है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन होते हैं और कुछ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होते हैं। तो इनमें से बोला जा रहा है एक है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन that is sometimes referred to the central unit of the cell because it contain the chromosome and the bare genetic material। तो सिंपल सी बात है, वो सेंट्रल यूनिट कौन सी है? जिसके पास क्रोमोसोम भी है और डीएनए भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। What is which of the following statement is correct about the mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट ओनली इन द बैक्टीरिया। ऐसा तो होता नहीं है, हम क्या बैक्टीरिया है? नहीं है ना, हम तो ह्यूमन है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। आंसर है बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट तो कतई गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। देखिएगा, ऑल लिविंग सेल में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इज द नॉट बाउंड बाय द एनी मेम्ब्रेन। नहीं, ऐसा नहीं है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का देखने को मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द माइटोप्लास्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती हैं और अगर आउटर मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो इसको हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा 4। ऑल यूक्रियोटिक सेल हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया। यूक्रियोटिक सेल जो पूरी तरीके से डेवलप्ड सेल होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन जो आपकी यूक्रियोटिक सेल के अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, समटाइम उसमें आपको पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और रॉड शेप्ड, कैसा शेप है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आंसर हो जाएगा कि रॉड शेप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसका डाया 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट है, which of the following cell organelle function both as a passageway for the intercellular transport and manufacturing surface? तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो हमें प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है और जो भी फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए पैसेज या ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है? तो कल के सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, और गोल्जी बॉडी से फॉर्मेशन होता है किसका, लाइसोसोम का। अब मैंने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी, मैंने कहा था कि इसके सरफेस पे छोटे छोटे से डॉट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम ही तो है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। Which cell organelle perform the principal function of packaging material? तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में भी कि जब भी पैकेजिंग वर्ड यूज होता है तो हमें एक ही शब्द याद रखना है, विच इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ही हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। What is the blank was the first person who discovered the cell? सेल को डिस्कवर करने वाले पहले पर्सन कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, और सेवरल टाइम ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने हमें सेल की डिस्कवरी करके दी थी और रॉबर्ट ब्राउन ने हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके दी थी। तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1665 में 1665 में इन्होंने हमें डिस्कवरी करके दी थी सेल की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड को हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जानते हैं। The nucleus of a cell is surrounded by the jelly-like substance. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारी सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक जेली जैसा सब्सटेंस पूरे में इस तरीके से फैला हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर? अब हमारे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टी सेलुलर भी है। हमारे पास अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल है, बोलने के लिए अलग, खाना खाने के लिए अलग, चलने के लिए अलग, हर के लिए अलग हमारे पास सेल है। मतलब हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको सारे काम करने के लिए, मतलब डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है या कुछ भी एक्टिविटी करनी है, उनके पास एक ही सेल होती है, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे कि अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर है। इसमें पूछा गया कि कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है, तो अमीबा तो है, प्लाज्मोडियम भी है, पैरामीशियम भी है, लेकिन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा एंड हाइड्रा, हाइड्रा एंड स्पाइरोगायरा, ये दोनों आपको मल्टी सेलुलर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हाइड्रा एंड स्पाइरोगायरा आर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Which of the following is not a type of blood cell made by the bone marrow? So bone marrow में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है ऑस्टियोक्लास्ट, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में नहीं होता। ऑस्टियोक्लास्ट क्या कहलाता है? इसका मतलब होता है हमारे जो ओल्डर बोन टिश्यूज हैं उनका ब्रेक होना और नई बोन्स का फॉर्मेशन होना। हमारी बोन्स की जो मिनरल डेंसिटी है उसको और कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है ओवम, जो कि फीमेल में पाई जाती है। ठीक है, तो ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओवम है, एग है, जो कि फीमेल बॉडी में पाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम बातें डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म आपको स्मॉलेस्ट सेल देखने को मिलेगी जो लगभग 10 माइक्रोमीटर की होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल के बारे में, तो लार्जेस्ट सेल आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रिच, मतलब शतुरमुर्ग का अंडा। ये तो हो गया पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बातें हो रही कि पूरे वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी। तो स्मॉलेस्ट हो गई आपकी माइकोप्लाज्म और लार्जेस्ट सेल हो गई आपकी यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग। नाउ बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल होती है आपकी नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल जो होती है, जिनको हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, तो नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। वही लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? तो ओवम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो सेरेबेलम ग्रेनुअल सेल,
ये ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि लगभग 5 माइक्रोमीटर से 4.5 माइक्रोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे कई सारे रिसर्चर्स कंसिडर करते हैं कि जो स्पर्म सेल है वो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन एक्टिव सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन द गार्लिक एंड अनियन। तो अनियन और गार्लिक में सल्फर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जब भी हम गार्लिक या अनियन को यूज करते हैं तो आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो वो मेन एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? तो उसका नाम है एलिसिन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एलिसिन जो है इसे हम डायलिल थायोसल्फिनेट के नाम से जानते हैं, जो कि गार्लिक एंड अनियन में प्रेजेंट होता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द रेड ब्लड सेल? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि रेड ब्लड सेल जिसको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। Who perform the task of capturing oxygen in the blood? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? तो हमारे जो आरबीसी होते हैं ना, हमारे आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और यही जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही आपको ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं सेल की स्टडी को। ओके है जी। नेक्स्ट, ब्लैंक आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द ब्लड। सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी सेल पाई जाती है ब्लड में? तो ब्लड में आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। लगभग 5 to 5.5 मिलियन आपको आरबीसीज हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल इन द ब्लड कॉल्ड। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन सा है? तो हमारी जो प्लेटलेट्स होती है हमारे शरीर में, और प्लेटलेट्स जो होती है ना, उनका जो टाइम स्पेन होता है वो लगभग 1 वीक का होता है, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और ये थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। In which part of the plant are mesophyll cells found? तो मेसोफिल सेल कहां पर पाई जाती हैं? तो हमारी जो पत्तियां हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियों में आपको मीसोफिल सेल पाई जाएंगी, और इन्हीं मीसोफिल में आपको देखने को मिलता है क्या? इन्हीं मीसोफिल में फॉर्मेशन होता है आपका खाने का, मतलब फूड सिंथेसिस की प्रोसेस इन्हीं मीसोफिल में होती है। तो मीसोफिल आर द इंटरनल ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट इन द लीफ। मीसोफिल में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इस बात को याद रखना है। Which of the following are not present in the prokaryotic cell? prokaryotic सेल में क्या प्रेजेंट नहीं है? तो यूक्रियोटिक सेल कंप्लीटली डेवलप सेल होती है, जिसमें न्यूक्लियर सभी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, लेकिन आपकी जो प्रोkaryotic सेल्स होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, कंप्लीटली डेवलप नहीं होते हैं। कई बार उनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, या फिर न्यूक्लियस पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ होता है। इसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी आपको प्रोkaryotic सेल में देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये कुछ भी नहीं पाया जाता है आपकी प्रोkaryotic सेल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? तो ये तो बहुत आसान सा है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोप्लास्ट करेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट को कलर देने का काम करता है। आप देखते हैं अलग अलग कलर के प्लांट्स दिखाई देते हैं, सब्जियों के कलर अलग अलग होते हैं, गाजर अलग दिखाई देती है, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये स्टार्च को स्टोर करता है। जनरली जैसे कि पोटैटो या आलू या ऐसी सब्जियां जिसमें स्टार्च स्टोर होता है वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड याद रखना है हमेशा और हमेशा। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट? तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड। इसमें स्टार्च पाया जाता है और फूड को स्टोर करने का काम ही करता है। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल? अब यहाँ पे हमारी जो सेल होती है उसमें लिविंग पार्ट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग पार्ट्स भी होते हैं। पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पे नॉन लिविंग पार्ट है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा जो वैक्यूल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो भी नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। तो एक छोटी सी लिस्ट है लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट की। तो लिविंग पार्ट में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टेड और न्यूक्लियस, ये सभी आपके लिविंग पार्ट होते हैं। जबकि नॉन लिविंग पार्ट में आपके क्रोमोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है, शेल वॉल जो होती है वो डेड होती है, तो सेल वॉल है और सेल शेप, ये आपको कब क्या मिलते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, तो सिंपल सा काम होता है, ये क्या करती है, एक सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ सिलेक्टिव चीजों को आना जाना देती है, मतलब न्यूट्रिशन की जरूरत है तो उनको आने जाने का काम करने का काम मेम्ब्रेन करती है। इसके अलावा सेल इंजरी को प्रोटेक्ट करने का काम, कि हमारी सेल को कोई इंजरी ना हो, इसको भी प्रोटेक्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। और हमारे जो सेल है उसके शेप को मेंटेन करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, तो हमने अभी देखा कि जो नर्व सेल होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। ल्यूकोप्लास्ट फाउंड इन मेनली, तो ल्यूकोप्लास्ट कहां पर पाया जाता है, तो जनरली रूट्स में, जनरली वो सब्जियां जो रूट के फॉर्म में होती है उनमें ज्यादा स्टार्च होता है, तो रूट्स में जनरली आपको ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहां पे एब्सेंट होता है, तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और हमारा ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एक एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल का, मतलब इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो हम सभी को पता है कि सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सेमी और सिलेक्टिव में। सेमी का मतलब होता है कि 50% चीजों को आने देना, 50% चीजों को ब्लॉक कर लेना। लेकिन सिलेक्टिव का मतलब होता है कि आप कुछ सिलेक्टिव चीजें, जैसे कि वाटर की जरूरत है, न्यूट्रिशन मिनरल की जरूरत है, आप उसको ही आने दे रहे हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। अब प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ, तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो वी नो दैट कि सेलुलोज से बनी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। And this is your question of the day. The cell theory is not applied for algae, बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, इनमें से किस में सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लगभग 40 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इससे आपको रिवीजन करने में मदद होगी और आपको पता भी चलेगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे PYQs हैं। तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो गया होगा कि काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल टफ क्वेश्चन ऐसा नहीं है सेल से पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सेल का पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।